नमस्कार। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार तिवारी आप सबके बीच में मनोविज्ञान कक्षा 11वीं के मनोविज्ञान विषय के द्वितीय अध्याय में अनुसंधान के विभिन्न चरण को लेकर आए हैं। सर्वप्रथम आपको बताना चाहते हैं कि मनोविज्ञान किसी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए न केवल उसकी विषय वस्तु बल्कि वह किस विधि से उस विषय वस्तु का अध्ययन करता है यह तय करता है कि वह विज्ञान है कि नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि वह अपनी विषय वस्तु का अध्ययन वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और पुनः परीक्षणीय रूप में कर सके। मनोविज्ञान एक विज्ञान है और यह अपने विषय वस्तु का अध्ययन बहुत ही वस्तुनिष्ठ तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और परीक्षणीय तरीके से, यानी कि पुनः परीक्षण किया जा सके, इस तरीके से अध्ययन करता है। अब हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के अनुसंधान में कौन कौन से चरण होते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो चरण होते हैं वह हम देख लें, वो है 4। इसके अंतर्गत बहुत सारे चरण हम बताएंगे, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। 4 जो है उसमें है, पहला है समस्या का संवर्धन अर्थात कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा है डाटा कलेक्शन, प्रतत संग्रह। तीसरा है निष्कर्ष निकालना एवं परिकल्पनाओं का सत्यापन। और चौथा है निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं उनका पुनरीक्षण करना। सर्वप्रथम देखेंगे परिकल्पना समस्या का संवर्धन यानी कि कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें क्या है, यह मुख्य चीज है कि हम क्या करना चाहते हैं, कौन सा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो क्या है, प्राणी के अनुभव और व्यवहार है। ठीक है, तो हम इसी से संबंधित हमारा विषय अध्ययन का होगा। मान लीजिए कि हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हम किस विषय पर कौन सा विषय लेते हैं मनोविज्ञान में अध्ययन करने के लिए। तो उदाहरण के रूप में अगर हम सीखना को लेते हैं तो सीखना हमारी विषय वस्तु हो जाएगी और इसमें अब हमारे बहुत सारे सीखना से संबंधित व्यवहार होते हैं। तो हम उस व्यवहारों में कौन सी चीज़ को, कौन सी एक समस्या लेनी है हमारे लिए, सबसे प्रथम हम किस समस्या पर अध्ययन करना चाहते हैं। तो समस्या क्या होती है, समस्या एक कथन होता है जिसके द्वारा हम उसके उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। समस्या एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक कथन होता है जिसमें हमें बताता है कि हमें इस चीज़ों का जो गैप है, इस चीज़ों का हमें संबंध जो है, 2 चरों के बीच में संबंध हमें क्लियर करना है, उसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यह देखना चाहें कि विद्यार्थी के उपलब्धि और उसके पढ़ने के घंटों के बीच में क्या संबंध है। यदि हम इस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारी समस्या कथन हो गया कि विद्यार्थी के सीखना, उपलब्धि और पढ़ाई के घंटे में, अध्ययन के घंटे में क्या संबंध है, ये एक समस्या होगी। अब हमें क्या करना है, ये समस्या का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमें इस संबंध में जितने भी अभी तक के रिसर्च हुए हैं, जितने भी अभी पाठ्य पुस्तक हैं, जितने भी अभी तो आधुनिक युग में वेबसाइट का चलन है, वहाँ पर जितने भी मैटर है उसको खूब अध्ययन करते हैं। जितना भी हो सके हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसमें से कुछ हम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसके आधार पर हम उसके बारे में पूरा अध्ययन करने के बाद में फिर क्या करते हैं, एक हम काल्पनिक उत्तर पर पहुँचते हैं। यानी कि उस जितने भी पूर्व के जो साहित्य हैं उनका जब हम समीक्षा करते हैं, जब पढ़ते हैं, तो एक हमें एक अनुमान होता है कि यदि हमें अध्ययन करते हैं तो हमारे परिणाम इस प्रकार के होंगे, जिसे हम परिकल्पना कहते हैं। इसे हम परिकल्पना निर्माण भी कहते हैं। जैसे वो इस अगर समस्या के बारे में अगर हम परिकल्पना निर्माण करना चाहते हैं तो हम यह कर सकते हैं कि यदि हम बहुत सारे अध्ययन किए तो उसके आधार पर हम बना सकते हैं कि यदि विद्यार्थी के पढ़ाई के घंटे अधिक होते हैं तो विद्यार्थी के उपलब्धि भी अधिक होती, सकारात्मक होगी। ठीक है,
इसके बाद हमें डाटा कलेक्शन होता है कि हम अब इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर कैसे ढूंढें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सर्वप्रथम हमें एक अनुसंधान अभिकल्प की जरूरत पड़ती है। अनुसंधान अभिकल्प क्या होता है, डिज़ाइन होता है। हमें यह पूरे जो हमारा अनुसंधान है इसका एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, सर्वप्रथम हमें होता है कि हमें किन पर अनुसंधान करना होता है। चूँकि प्राणी होता है तो हमें प्राणी ज़रूरत है इस विषय में। चूँकि हम ये समस्या लिए हैं, इसमें हमारा अनुसंधान हेतु सब्जेक्ट कौन होगा, सब्जेक्ट मतलब प्रयोज्य, प्रयोज्य मतलब जिस पर हम अनुसंधान करना चाहते हैं। तो इसमें तो विद्यार्थी ही होगा, पढ़ने वाले जो हैं वही होंगे। तो हमें विद्यार्थियों का चयन करना होता है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम कुछ विद्यार्थियों का चयन करते हैं सैम्पलिंग मेथड के द्वारा, ठीक है। और उनका चयन करते हैं और 2 ग्रुप बनाते हैं। एक को हम 2 घंटे पढ़ने के लिए कहते हैं और दूसरे ग्रुप को 4 घंटे के लिए पढ़ने कहते हैं, या अपने सुविधा के अनुसार जो भी डिज़ाइन हम तय करें। एक हम उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, ठीक है। और उसके बाद में 1 हफ्ते पढ़ाने के बाद में उनका हम एक उपलब्धि परीक्षण के द्वारा उपलब्धि परीक्षण लेंगे और उसके आधार पर हम उसके उपलब्धि जो आएगी वह हमारे आंकड़े हो जाएंगे। फिर क्या होगा, तो हम सबसे पहले विद्यार्थियों का चयन किए, उसके बाद में हमें क्या होगा, हमें उपकरण का चयन करना होगा कि हम किस उपकरण के द्वारा आंकड़े इकट्ठा करेंगे। तो उपकरण के रूप में मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा, बहुत सारे जो विषय जिस विषय का हम करते हैं उससे संबंधित हमारा उपकरण, उसमें हम चयन करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि हमें देखना है। तो उसके लिए चाहे तो हमें मानकीकृत उपकरण उपलब्ध होते हैं, चाहे हम रिसर्चर स्वयं तय कर सकता है, स्वयं बना सकता है उस समय। तो उसके आधार पर जो आंकड़े आ जाएंगे, ठीक है। अब आंकड़े आ जाएंगे, उनका हमें क्या करना है, विश्लेषण करना है, निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष निकालते समय कैसे निष्कर्ष निकालेंगे, जो हमारे पास आंकड़े हैं उसका विश्लेषण जरूरी है, ठीक है। और विश्लेषण के तरीके बहुत सारे हैं। तो या तो आप गुणात्मक रूप से उसका विश्लेषण कर सकते हैं या फिर मात्रात्मक रूप में कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास आंकड़े कौन से हैं, मात्रात्मक रूप में है। चूँकि आंकड़े अंकों के रूप में है इसलिए मात्रा के रूप में है, और इनका विश्लेषण भी हम मात्रा के रूप में करते हैं। इसके लिए हमें सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके द्वारा हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। आंकड़े विश्लेषण करने के बाद में हमारे पास एक परिणाम आता है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि विद्यार्थी जो 4 घंटे पढ़े हैं, जो ज़्यादा घंटे पढ़े हैं उनकी उपलब्धि ज़्यादा आई है, और जो कम घंटे पढ़ाई के घंटे जिनकी कम है उनकी उपलब्धि कम रही है। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, फिर परिकल्पना जो बनाए हैं पूर्व अनुमान से, जो हम पूर्व में ही आंकड़े संग्रहण करने के पहले बनाए थे, उसका हम सत्यापन करते हैं। इसमें 2 कंडीशन होती है, या तो रिजल्ट के आधार पर हमारी परिकल्पनाएं हूबहू सत्यापित हो जाती हैं, या फिर वह अस्वीकृत हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा रिजल्ट इससे ठीक उलट आया। यथार्थात जो विद्यार्थी के पढ़ाई के घंटे कम हैं उनकी उपलब्धि ज़्यादा है, और जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई के घंटे ज़्यादा है उनकी उपलब्धि कम है। तो इस तरह के अगर रिजल्ट आते हैं तो हमारी परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है। इसी तरह से करने के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिद्धांतों का निर्माण और सिद्धांतों का पुनः परीक्षण। यदि हमारी परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एक नई परिकल्पना करने की कोशिश करते हैं। नए सिद्धांतों का, अपना जो पहले से सिद्धांत बनाया है उसमें कुछ परिमार्जन करने का प्रयास करते हैं, नया सिद्धांत गढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर पुनः परीक्षण का प्रयास करते हैं। हम करते हैं प्रयास, या फिर हम अपने आगे आने वाले जो लोग हैं या जो अध्ययन करने वाले लोग हैं उनके लिए छोड़ते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि अनुसंधान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हमने एक अध्ययन कर लिया तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न निकलते हैं। यदि आपने, जैसे मान लीजिए आपने केवल आपने पढ़ाई के घंटे ही लिए, आपने उसकी जो है मानसिक स्थिति को आपने नहीं ठीक से देखा। हो सकता है जो पढ़ने वाले हैं उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो और उनको आपने चयन कर लिया।
बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं जिसका हम लोग जांच करते हैं। तो अनुसंधान होता है, फिर दूसरी वो समस्या आएगी तो फिर वो अनुसंधान होगा। ये कहने का मतलब है कि ये जो आपके सामने हमने बताया वो अनुसंधान की पूरी अनुसंधान का पूरा जो है आपका चरण है। ये इन स्टेप्स के द्वारा ही एक मनोवैज्ञानिक अपने विषय वस्तु के अनुसंधान को पूरा करता है, एक प्रश्न समस्याओं का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।